भौतिक दुनिया के मूलभूत व्याकरण की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा डिकोड करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ लगातार हो रहा है। हम रोजमर्रा की घटनाओं को केमिस्ट्री की एकदम सटीक और सार्वभौमिक भाषा में समझेंगे। यकीन मानिए, ये सिर्फ विज्ञान के कुछ नियम नहीं हैं, बल्कि ये समझने का एक शानदार तरीका है कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे बदलती है और लगातार कैसे विकसित होती रहती है। आज की इस चर्चा की रूपरेखा काफी दिलचस्प है। सबसे पहले हम रासायनिक परिवर्तनों को देखेंगे, फिर उन्हें समीकरणों में लिखना और संतुलित करना सीखेंगे। इसके बाद अभिक्रियाओं के प्रकार और अंत में ऑक्सीकरण और अपचयन पर बात करेंगे। तो चलिए अपने आसपास की रोजमर्रा की चीजों से शुरुआत करके सीधे परमाणुओं की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा रासायनिक परिवर्तनों को देखना, यानी अदृश्य की खोज। आखिर हमें कैसे पता चलता है कि हमारे वातावरण में वास्तव में कोई रिएक्शन हो भी रहा है? ये बिल्कुल किसी जासूस के काम जैसा है, जहां हमें उन सुरागों को खोजना होता है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। अक्सर हमें लगता है कि केमिस्ट्री सिर्फ लैब में रखे बीकर और टेस्ट ट्यूब तक ही सीमित है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर रखे दूध का दही बन जाना, लोहे पर धीरे धीरे जंग लगना, किचन में पकता हुआ खाना या फिर हमारे शरीर के अंदर खाने का पचना, ये सब क्या है? ये सब केमिकल बदलाव ही तो हैं। इन सभी प्रक्रियाओं में मूल पदार्थ की पहचान पूरी तरह बदल जाती है, और एक बार ये बदलाव हो गया तो उससे वापस पुरानी शक्ल मिलाना लगभग नामुमकिन होता है। अब जरा एक थोड़े नाटकीय बदलाव के बारे में सोचिए। जब एक साधारण मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो जो चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी निकलती है वो वाकई कमाल की होती है। और जलने के बाद पीछे क्या बचता है? एक बिल्कुल नया सफेद पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रंग, अवस्था और तापमान में हुआ ये अचानक बदलाव चीख चीख कर कहता है कि यहाँ एक तगड़ी केमिकल रिएक्शन हुई है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, रासायनिक समीकरण लिखना, यानी केमिस्ट्री की अपनी भाषा। अब जब हमने रिएक्शन को पहचान लिया है तो हमें उस भाषा को समझना होगा जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक इन जटिल परिवर्तनों को कागज पर उतारने के लिए करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे लंबे चौड़े वाक्य लिखना तो बहुत उबाऊ हो जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिक एक बहुत ही स्मार्ट और छोटे तरीके का इस्तेमाल करते हैं। बाईं तरफ शुरुआती चीजें यानी अभिकारक, और दाईं तरफ बनने वाली नई चीजें यानी उत्पाद, और बीच में एक तीर जो दिखाता है कि कहानी किस दिशा में जा रही है। एकदम साफ, सटीक और बिना किसी उलझन के। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, केमिस्ट्री का सबसे सुनहरा नियम। क्योंकि सिर्फ समीकरण लिख देना ही काफी नहीं है, वो तो महज एक शुरुआत है। असली कहानी तो अब शुरू होती है। यहाँ एंट्री होती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। इसका सीधा सा फंडा है, किसी भी रिएक्शन में द्रव्यमान यानी मास न तो जादुई तरीके से पैदा हो सकता है और न ही गायब हो सकता है। ब्रह्मांड अपना खाता बही एकदम परफेक्ट रखता है। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन शुरू होने से पहले जितने परमाणु मौजूद थे, खत्म होने के बाद भी उनका पूरा हिसाब मिलना चाहिए, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। तो इस सख्त नियम को लागू करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाना पड़ता है। हमें तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की गिनती करनी होती है और उन्हें बराबर करना होता है। ये बिल्कुल किसी गणितीय पहेली को सुलझाने जैसा है। और एक छोटी सी टिप, हमेशा सबसे मुश्किल या जटिल फॉर्मूले से शुरुआत करना सबसे आसान रहता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने की प्रक्रिया को ही ले लीजिए। ध्यान दें कि ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ असंतुलित हैं। शुरुआत में बाईं ओर 2 ऑक्सीजन हैं, लेकिन दाईं ओर सिर्फ 1। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से तो ये बिल्कुल नहीं चल सकता है ना। इस असंतुलन को हमें ठीक करना ही होगा। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमें थोड़ा गणित लगाना पड़ता है। जब हम पानी के अणु को 2 से गुणा करते हैं तो ऑक्सीजन तो ठीक हो जाता है, लेकिन अरे अब हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। तो उसे ठीक करने के लिए वापस बाईं तरफ जाकर हाइड्रोजन को भी 2 गुना करना पड़ता है। संतुलन की एक सतत और आपस में जुड़ी हुई प्रक्रिया है, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। और कमाल की बात यह है कि हिसाब किताब का ये तरीका हर जगह काम आता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। वहां भी परमाणुओं को गिन गिन कर पूरी तरह संतुलित किया जाता है। मॉलिक्यूल्स चाहे कितने भी बड़े या जटिल क्यों न हो, संतुलन के ये नियम कभी नहीं बदलते। ये विज्ञान की पत्थर की लकीर है। अब आते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।
समीकरणों का व्याकरण समझ लिया, उन्हें संतुलित करने का गणित समझ लिया, तो अब देखते हैं कि प्रकृति में ये रिएक्शन किन-किन खास तरीकों से या शैलियों में होती हैं। पहली कैटेगरी है संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। जब दो या उससे ज्यादा अलग-अलग चीजें आपस में जुड़कर एक बिल्कुल नया और अकेला उत्पाद बनाती हैं। ये छोटे-छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़कर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा करने जैसा है। सोचिए, बिना बुझे चूने में जब पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है? ये संयोजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ सिर्फ बुझा हुआ चूना ही नहीं बनता, बल्कि इतनी जबरदस्त गर्मी निकलती है कि आप बर्तन को छूकर ही गर्माहट महसूस कर सकते हैं। वाकई ये बहुत ही तीव्र और पावरफुल रिएक्शन होती है। संयोजन के एकदम उल्टा होता है वियोजन या अपघटन। यहाँ एक बड़ा और जटिल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे सरल टुकड़ों में बट जाता है, और जाहिर है किसी मजबूत चीज को तोड़ने के लिए ताकत तो चाहिए ही। इसलिए इस प्रक्रिया में अक्सर बाहर से गर्मी, बिजली या धूप के रूप में ऊर्जा देनी पड़ती है। यहाँ रसायन विज्ञान में दो बहुत ही दिलचस्प और एक दूसरे के विरोधी बलों का खेल चलता है। एक तरफ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जो भारी मात्रा में गर्मी पैदा करके उसे बाहर दुनिया में फेंक देती हैं, और दूसरी तरफ है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, जो काम पूरा करने के लिए अपने आसपास से पूरी लालच के साथ ऊर्जा या गर्मी सोख लेती हैं। एकदम विपरीत स्वभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया की ओर। यहाँ ताकत और प्रतिक्रियाशीलता का खेल चलता है। एक तरह का पदानुक्रम, जहाँ एक ज्यादा ताकतवर और एक्टिव तत्व आता है और एक कमजोर तत्व को उसके यौगिक से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। विस्थापन का ये नज़ारा देखना बहुत रोमांचक होता है। जब लोहे की कील नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल से तांबे को बाहर खींच निकालती है, तो देखते ही देखते कील पर तांबे की एक भूरी परत चढ़ जाती है और घोल का वो चमकता नीला रंग एकदम फीका पड़ जाता है। रंग में हुआ ये बदलाव केमिकल पावर के सीधे ट्रांसफर का एक बहुत ही शानदार दृश्य है। अब इस खेल की जटिलता को थोड़ा और बढ़ाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसी केमिकल डांस की तरह है। यहाँ दो यौगिक पूरी तरह से नए जोड़े बनाने के लिए आपस में अपने आयनिक पार्टनर्स की अदला बदली कर लेते हैं। इस डांस के आखिर में जो नया यौगिक बनता है वो अक्सर पानी में घुलता नहीं है, बल्कि एक अवशेप यानी प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है। और अब हमारी चर्चा का पांचवां और आखिरी भाग, ऑक्सीकरण और अपचयन, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ये वो रिएक्शंस हैं जो असल में हमारी प्राकृतिक दुनिया, हमारी बैटरीज और यहाँ तक कि हमारे शरीर की ऊर्जा को भी चला रही हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन, ये दोनों एक ही चक्र के दो विरोधी हिस्से हैं। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉनों का निकलना। वहीं दूसरी तरफ अपचयन इसका बिल्कुल उल्टा है, ऑक्सीजन का निकल जाना या इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। इन दोनों को एक साथ समझे बिना पूरी तस्वीर कभी साफ नहीं होती। सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये दोनों प्रक्रियाएं हमेशा साथ साथ चलती हैं। जब एक पदार्थ का अपचयन हो रहा होता है तो ठीक उसी वक्त दूसरे का ऑक्सीकरण होता है। इससे ही हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड अपनी ऑक्सीजन छोड़ रहा है और हाइड्रोजन उसे तुरंत ग्रहण कर रहा है। प्रकृति में संतुलन का ये स्तर वाकई गजब का है। तो इन सभी सूक्ष्म नियमों, अलग अलग श्रेणियों और इनके पीछे के गणित को डिकोड करने के बाद एक बात तो तय है कि केमिस्ट्री सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। अवस्था, रंग या तापमान में क्या बदलाव दिख रहे हैं? इसी पल, इसी कमरे में या शायद आपके शरीर के अंदर कौन सी वो अदृश्य केमिकल रिएक्शन है जो बिल्कुल खामोशी से खुद को संतुलित कर रही है? सोचिएगा जरूर।